देश भर में सोशल मीडिया में, अखबारों में, जहां भी आप देखें, टेलीविजन पर चर्चा इस वक्त सिर्फ कोविड इन्फेक्शंस की हो रही है। लेकिन एक तरफ कोविड का प्रकोप है, दूसरी तरफ इलेक्शन की गर्मा गर्मी चल रही है। मैं सीधा सवाल आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी अमित भाई कि आपने वो क्रिकेट की एक एक्सप्रेशन है, डिड यू टेक योर आईज ऑफ द कोरोना बॉल? देखिए, ऐसा कहना जरा भी उचित नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ना कोई गंभीरता में डाइल्यूशन है, न इसके खिलाफ इसकी तेजी में कोई डाइल्यूशन है। जब से कोरोना विश्व भर में आया, भारत में भी आया, तब से भारत ने सबसे अच्छी तरह से लड़ाई पूरे विश्व भर में लड़ी है। उसमें सिर्फ मैं कह दूंगा इससे ये बात नहीं बनती, मगर विश्व भर के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो उसमें मृत्यु की दर हो या कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हो, जनसंख्या की सापेक्ष में, अगर आप इंग्लैंड के आंकड़े देखते हो तो इंग्लैंड की आबादी और भारत की आबादी को हमने कंसीडर करना पड़ेगा। सब दृष्टि से भारत आज भी सबसे आगे है। और अभी जो सर्ज दिखाई पड़ता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में भी आया है, भारत में ही आया है। इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, सब देशों के अंदर ये सर्ज आ चुका है। हमारे यहाँ थोड़ा लेट से आया है, परंतु ये लड़ाई भी जो अभी सर्ज वाली लड़ाई है, हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और इसके खिलाफ जंग हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है। और देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे इस जंग में कोई भी जगह हारने की रह जाए। अमित भाई, मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि लास्ट ईयर जब हमने कोरोना का पीक देखा था सितंबर अक्टूबर के दौरान, उस वक्त 1 लाख के करीब रोज के डेली टेस्ट में हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस निकलते थे। आज ये आंकड़ा 2.5 लाख की तरफ है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो प्रकोप है वो पिछले साल से ज्यादा है। ये जरूर एडमिट करती है दुनिया के भारत ने पहले दौर को अच्छे से संभाला, उसकी प्लानिंग अच्छी की, कहां हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे और कहां हमने ये लड़ाई लड़ी। लेकिन बाकी देशों का आपने जो एग्जाम्पल दिया, उनमें कोरोना वेव, सेकेंड वेव जब आई, हमने उससे कोई तैयारी नहीं की, कोई सीखा नहीं उससे। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, गुजरात में कोई हॉस्पिटल का बेड नहीं मिलता, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं रेमडेसिविर नहीं है, कहीं पहले वैक्सीन की शॉर्टेज थी। शॉर्टेजेस और त्राही त्राही से आम आदमी आज करा रहा है। देखिए, इसमें भी मेरा आपसे निवेदन है नाविका जी कि आप दुनिया भर के आंकड़ों का अभ्यास करिए। मैंने बहुत डिटेल अभ्यास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर भी दूसरी और तीसरी वेव आई है, पहली लहर से वो 2.5-3 गुना बड़ी है, क्योंकि इसमें जो नया वायरस बना है वो तेजी से फैलता है। घातक कम है मगर तेजी से फैलता है और फैलने का दर उसका ज्यादा है। हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और सभी प्रकार के जो चीजें आपने कही, ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का निर्णय कर लिया गया है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी स्टॉक करने के कारण अभी दिखाई पड़ती है। कुछ राज्य इसको स्टॉक करना चाहते हैं, करना भी चाहिए उनको अपनी अपनी प्रदेश की जनता के लिए, परंतु इसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका एक स्टॉक टेकिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। जहां तक इनके इंजेक्शंस का सवाल है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन का सवाल है, उसके लिए भी हमने निर्यात को तुरंत रोक लगाई। 3 गुना बनाने के लिए हमने कैपेसिटी को बढ़ाने का भी सभी कंपनियों के साथ मीटिंग कर भारत सरकार ने एक उद्दीपक की भूमिका निभाकर एक निर्णय करा है। टोसी की उपलब्धि के लिए भी ये निर्णय करे गए हैं। और जहां तक टीके का सवाल है, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है कि यूएस, यूके, जापान और WHO जिस टीके को मान्यता दे चुके हैं, इनको यहाँ कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि अर्ली मई में वो टीके भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक हम टीका लगाने की हमारी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और स्पुतनिक का जो हमने परमिशन दिया है वो भी अर्ली मई में हमें बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा और उसकी बॉटलिंग की व्यवस्था के लिए भी भारत सरकार ने एक मीटिंग कर अच्छे से एडवांस में ही व्यवस्था करी है। तो मई शुरू होते होते ये सारी चीजें अपने आप दिखाई पड़ेगी, मगर इसका और कोरोना फैलने की गति का कोई लेन देन नहीं है। हर जगह पे जहां जहां दुनिया में दूसरी और तीसरी लहर आई है, पहली लहर से दूसरी लहर ज्यादा तीव्र है, दूसरी से तीसरी लहर ज्यादा तीव्र है, क्योंकि वायरस अपना स्वरूप बदलता है और वायरस दवाइयों को भी एडजस्ट अपने आप को कर रहा है। होम मिनिस्टर जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि एम्स के डॉक्टर्स, जब हम बात कर रहे हैं, मेरे चैनल पर मौजूद हैं, डॉक्टर गुलेरिया हैं और उनसे हर वो सवाल पूछा जा रहा है जो पब्लिक के काम में आए। ये काम हम निरंतर करते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल क्लास की क्या है? कहीं कुंभ का मेला चल रहा है, कहीं इलेक्शन की रैली चल रही है और आप ही की इलेक्शन की रैली में अगर मैं कहूं तो हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। देखिए, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन कोई चुनी हुई सरकार नहीं कराती है। हमारे संविधान के अंदर विधायिका मतलब विधानसभा और संसद के लिए वैक्यूम की व्यवस्था नहीं है। ये महामारी के बाद अगर सभी पार्टियां इस पर चर्चा करें और कोई वैक्यूम की व्यवस्था संविधान में हो, तब तो इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान में वैक्यूम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब एक सरकार अपना कार्यकाल समाप्त कर देगी तो चुनाव समय पे कराना पड़ेगा, उसके पहले दूसरी विधानसभा बनानी पड़ेगी जो पब्लिक के मैंडेट के साथ हो। तो मैं नहीं मानता इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई ऑप्शन है, और हमारे पास तो है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन ममता जी कह रही हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है जो आप इलेक्शन कमीशन को करने नहीं दे रहे, वो है कि बाकी के जो 4 फेजेस थे उसे एक फेज में खत्म कर दिया जाए। वो भी संविधान पढ़े बगैर कहती हैं, नहीं हो सकता। जिस प्रत्याशी को पर्चा डालने के बाद 14 दिन या 21 दिन जो प्रचार का मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसको हम कर्टेल नहीं कर सकते। वो बोलती है, वो आप सुनती हो और आप पूछती हो ना। वो संविधान का या इलेक्शन के नियमों का अध्ययन करती है, ना आप करती हो।